हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर। आज मैं पार्ट 2 डिस्कस करूंगा और आज ये वीडियो हमारी टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी। तो मेरे दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में पूरी हिस्ट्री बताई थी 1950 से लेकर 1978 तक, और फाइनली मैंने आपको बताया था कि 1978 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट पास हुई और इस अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 91F एंड आर्टिकल 31 ख़त्म कर दिए गए, रिपील कर दिए गए, और राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं था। और क्या हुआ, इस 44th अमेंडमेंट के कारण क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A ऐड किया गया। 300A ऐड किया गया। कहाँ ऐड किया गया? ये ऐड किया गया पार्ट 12 के चैप्टर 4 में। पार्ट 12 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल 25 पार्ट हैं अबाउट। तो 25 पार्ट में से जो 12वां पार्ट था उसका चैप्टर जो 4 था उसमें आर्टिकल 300A ऐड किया गया। 300A में क्या बोला गया? राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया। क्या बोला गया? नो पर्सन, मैं 300A में क्या बोला है वो बता रहा हूं। नो पर्सन शैल बी deprived फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी except by authority of law। अगर आपको ध्यान से देखो आप, तो यही टर्म तो आर्टिकल 31 के पहले क्लोज में ऐड की गई थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको 31 का जो पहला क्लोज था वो भी यही बोलता था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लेकिन अब वहाँ से निकाल कर सेम टर्म को आर्टिकल 300 में ऐड कर दिया गया, 300A में ऐड कर दिया गया, और ये बोला गया किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 300A का मतलब क्या हुआ? पहली बात, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। सबसे पहला इम्प्लीकेशन ये अराइज हुआ, सबसे पहले हमें ये पता चला इससे। अब मैं बात करूँ इम्प्लीकेशंस की, आफ्टर अमेंडमेंट क्या क्या चीज़ें राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर हैं। सबसे पहली बात हमें ये पता चलती है कि आफ्टर अमेंडमेंट नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। वाई इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? बिकॉज इट डज नॉट कम अंडर द चैप्टर 3, अंडर द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट। अब पार्ट 3 में ये आर्टिकल नहीं है। पार्ट 3 में जो आर्टिकल थे वो खत्म हो गए हैं। 19(1)(f इज रिपील्ड, 31 इज रिपील्ड। नाउ जो आर्टिकल 300A है ये पार्ट 12 चैप्टर 4 में है, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहला मतलब क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा। दूसरी बात क्या हुई 44th अमेंडमेंट के बाद कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ओनली अ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कि भाई जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो या तो लीगल राइट है या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं बचा। भी है या तो लीगल राइट बचा या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बचा। अब अगर ये लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बचा और फंडामेंटल राइट नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या होगा? इन केस ऑफ वायलेशन, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी पर्सन कैन नॉट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। देखो आर्टिकल 32 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में। अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर 32 के अंडर रिट फाइल करके अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। पर अगर अब फंडामेंटल राइट बचा ही नहीं राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल 32 के अंडर रिट फाइल नहीं कर सकता। एक ये इंप्लीकेशन अराइज हो गई।
एक ये बात हमें पता चली। फोर्थ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता, जो कर सकता है। मैं बताता हूं, पर्सन हुज राइट टू प्रॉपर्टी इज वायलेटेड कैन मूव टू हाई कोर्ट ओनली अंडर आर्टिकल 226। देखो मेरे दोस्तों, आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन की बात करता है और आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन की बात करता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों आर्टिकल 32 और 226 में फ़र्क क्या है कि 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है रिट इशू करने की, 226 के अंदर हाई कोर्ट्स को पावर दी गई है रिट इशू करने की। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर इशू करता है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 32 के अंदर। लेकिन अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता है तो क्या करना? अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता है तो आप 226 के अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस तो फाइल नहीं कर सकते, पर हाई कोर्ट में 226 के अंदर केस फाइल कर सकते हो। बोलने का मतलब क्या हुआ? 226 में फंडामेंटल राइट तो प्रोटेक्ट होते ही होते हैं, लीगल राइट्स भी प्रोटेक्ट होते हैं, और 32 के अंदर केवल फंडामेंटल राइट्स ही प्रोटेक्ट होते हैं, लीगल राइट प्रोटेक्ट नहीं होते। तो क्या मतलब हुआ इसका कि आफ्टर 44th अमेंडमेंट क्या हुआ, जब आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया गया तो इससे सबसे पहली बात यह पता चलेगी हमें कि अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा। दूसरा, अब ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। तीसरा, अब क्या है, अब हम लोग जो थे हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट होने पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, और चौथा, हम हाई कोर्ट जा सकते थे अंडर आर्टिकल 226। चौथा और पांचवा क्या मतलब बना इस अमेंडमेंट के बाद? क्या पॉइंट निकल के आया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उससे एक व्यक्ति को डेप्राइव किया जा सकता था। कैसे? बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर and not by the executive law, not by the executive order। आप यहाँ पे ऑर्डर वर्ड यूज करोगे, नॉट द लॉ, ऑर्डर। तो मतलब क्या हुआ कि अब एक व्यक्ति की हमने प्रॉपर्टी लेनी थी, राइट टू प्रॉपर्टी उसका वायलेट करना था या उससे प्रॉपर्टी छीननी थी, तो वो लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी तो प्रॉपर्टी छीनी जा सकती थी, पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं प्रॉपर्टी छीनी जा सकती थी। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो गया, किसी अथॉरिटी ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पर्सन ने, किसी ने ऑर्डर निकाल दिया यहाँ से निकलो, कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं निकाल सकते। लॉ बनेगा कोई प्रॉपर लेजिस्लेचर के माध्यम से, वहाँ पे लिखा होगा प्रोसीजर निकालने का तो निकल सकते हो, ऐसे आपको प्रॉपर्टी से आपको नहीं निकाला जा सकता। एक ये बात हमें 44th अमेंडमेंट के बाद देखने को मिली, समझ आ गई। एक और बात स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब 44th अमेंडमेंट के बाद जब राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में आ गया और फंडामेंटल राइट ना रहा, तो इसके अंदर एक और बात समझने वाली है कि अब गवर्नमेंट वॉज नॉट बाउंड टू पे कॉम्पनसेशन, अब गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन पे करने के लिए बाउंड नहीं थी। गवर्नमेंट वाज नॉट बाउंड टू पे कंपनसेशन, क्योंकि आर्टिकल 300A जो था वो इतनी बात बोलता था कि एक व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित किया जा सकता है, किस माध्यम से? बस एक माध्यम से, वो है लॉ बनाकर। 31 में तो दूसरे पॉइंट में लिखा था कंपनसेशन देना पड़ेगा, पब्लिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ली जाएगी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई।
कोई बात नहीं लिखी गई, सिंपल बोल दिया गया कि एक व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित किया जा सकता है। 300 में सिंपल बोला गया कि एक व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित किया जा सकता है बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई कंपनसेशन की बात नहीं की गई। मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका में जो प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है और इंडिया में जो प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है अभी 1978 के बाद, इसमें डिफरेंस पैदा हो जाता है। अमेरिका में आप प्रॉपर्टी तभी ले सकते हो जब पब्लिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो। दूसरा, आप लॉ बनाकर ही प्रॉपर्टी ले सकते हो किसी की, ऐसे नहीं ले सकते। और तीसरी बात, आपको कंपनसेशन भी देना पड़ता है उस प्रॉपर्टी के पीछे, और कंपनसेशन का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अमेरिका में अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहती है तो पहली बात पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर हो सकती है प्रॉपर्टी, दूसरी बात लॉ बनाकर एक्वायर हो सकती है प्रॉपर्टी, तीसरी बात कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसमें बस एक पब्लिक पर्पस के लिए आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटी ऑफ लॉ के अनुसार आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक्वायर नहीं होगी, लॉ के अनुसार एक्वायर होगी। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है जो कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कंपनसेशन दे ना दे, गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर मान लो किसी व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी अपना राइट है, वो वहाँ रहता है, उसका अपना घर है, और गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी छीन ले, वो उस पर आजीविका कमाता है, एग्रीकल्चर लैंड है उसकी, और प्रॉपर्टी छीन ले गवर्नमेंट और उसको कोई पैसा भी ना दे, तो कितना अन्याय सा लगता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको आर्टिकल 300A के बारे में सारा कुछ बताया। इसके अलावा 1-2 आर्टिकल्स और हैं जो डील करते हैं उस पॉइंट पर, जब अगर किसी की प्रॉपर्टी छीनी जाती है गवर्नमेंट के जरिए लॉ बनाकर तो उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि एक व्यक्ति का राइट टू कंपनसेशन फिर भी कब पैदा हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है आफ्टर 1978 के बाद अमेंडमेंट आ गई है। हमें पता है 300A जो आर्टिकल है वो प्रॉपर्टी के राइट की बात करता है। वहाँ तो बोल दिया साफ साफ वो लीगल राइट है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कंपनसेशन देना दे गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1-2 आप बातें ध्यान में रखो। पहली बात आर्टिकल 31A जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 31A, इसमें 17th अमेंडमेंट 1964 हुई थी। 31A जो है वो ऐड किया गया 17th अमेंडमेंट के जरिए, 31A जो ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन 17वीं अमेंडमेंट हुई थी 1964 में, इसके जरिए क्या किया गया, इसमें ये बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति की कोई लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट, जो कि उसकी पर्सनल कल्टीवेशन वाली लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो पर्सनल उसके ऊपर कल्टीवेट करता है, काम करता है, अपनी आजीविका कमा रहा है उस लैंड के ऊपर, गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर करना चाहती है लॉ के जरिए, और वो जो लैंड है वो उसकी सीलिंग लिमिट के अंडर ही आती है। सीलिंग लिमिट क्या होती है, हर एक स्टेट में गवर्नमेंट ने क्या किए, लॉ बनाए हुए हैं कि एक व्यक्ति हमारे स्टेट में इतने एकड़ ज़मीन रख सकता है या इतने बीघा ज़मीन रख सकता है, इससे ऊपर नहीं रख सकता, और अगर इससे ऊपर रखी जाती है तो उतनी ज़मीन गवर्नमेंट ले सकती है, वो सीलिंग लिमिट के अंडर नहीं हुई। सीलिंग लिमिट का मतलब क्या होता है, एक लिमिट लगा दी गई है कि आप इतनी लैंड रख सकते हो, एक ही व्यक्ति इतनी लैंड एक्वायर कर सकता है, इससे ऊपर नहीं कर सकता। इससे ऊपर उसके पास लैंड है तो ले लेगी गवर्नमेंट और किसी और को दे देगी जिसके पास लैंड नहीं है। तो अगर मान लो कोई लैंड है जो गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती है, लेकिन वो लैंड, पहली बात, व्यक्ति उसके ऊपर पर्सनल कल्टीवेशन करता है, काम करता है, एग्रीकल्चर करता है, कल्टीवेट करता है उस लैंड को। दूसरी बात, वो उसकी अपनी पर्सनल सीलिंग लिमिट के अंडर ही है, जो सीलिंग लिमिट है उसके अंडर ही है। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो लैंड लेती है व्यक्ति की, तो गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती 300A का सहारा नहीं ले सकती, नो, 31A फंडामेंटल राइट है। और अगर कोई व्यक्ति के पास जो लैंड है वो उसके पास अपनी एडिक्वेट लैंड है, वो उसको पूरा काम करता है और गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर करना चाहती है,
तो गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देती है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है 32 आर्टिकल के अंडर, और हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है। दूसरा जो हमारा आर्टिकल 30 है, जो माइनॉरिटीज़ के राइट की बात करता है कि माइनॉरिटीज़ अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर ऐसा माइनॉरिटी ने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है और जो माइनॉरिटी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है, गवर्नमेंट उस इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करना चाहती है, उस लैंड को एक्वायर करना चाहती है, तो भी गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन वालों को कंपनसेशन देना पड़ेगा। हमें पता है आर्टिकल 29 एंड 30 वो माइनॉरिटीज़ के राइट की बात करते हैं। 30 बोलता है माइनॉरिटीज़ अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकती हैं। अगर वो चला रही हैं और गवर्नमेंट उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करना चाहती है, तो 44th अमेंडमेंट के जरिए 1978 में ये भी बोल दिया गया कि आपको फिर उस माइनॉरिटी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये 2 आर्टिकल हैं जहाँ पे पर्सन अब भी कंपनसेशन ले सकता है अगर उसकी प्रॉपर्टी उससे जाती है। पहला, अगर वो अपने पास जो उसके पास प्रॉपर्टी है वो उसकी सीलिंग लिमिट के अंडर है, वो उसको कल्टीवेट करता है, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को लेना चाहती है। और दूसरा, माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लेना चाहती है। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2007 में एक केस हुआ था IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी अब 300A में है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और राइट टू प्रॉपर्टी कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब राइट टू प्रॉपर्टी कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, अर्थात पार्लियामेंट चाहे तो राइट टू प्रॉपर्टी को टाइम टाइम अमेंड कर सकती है, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर नहीं आता। वो IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बोला गया था। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2010 में एक केस हुआ है रिसेंटली, केस का नाम है गुड गवर्नेंस इंडिया फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गुड गवर्नेंस इंडिया फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या बोला गया है 2010 के केस में कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से इस केस में कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए, रिक्वेस्ट की गई थी, बट वाज नॉट एक्सेप्टेड। राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल अ लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट नॉट द फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा सारा लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। हाँ, एक और बात बता देता हूँ, आपको एक मैगज़ीन बताना चाहता हूँ। मैगज़ीन जो है वो है, मैं आपको बता देता हूँ, सोलस पापुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब क्या होता है ना, सोलस पापुली एस सुप्रीमा लेक्स, इसका मतलब होता है द वेलफेयर ऑफ पब्लिक इज अ सुप्रीम लॉ। क्या मतलब होता है इसका? वेलफेयर ऑफ पब्लिक इज अ सुप्रीम लॉ। तो इस मैगजीन के अंडर सुप्रीम कोर्ट किसी की प्रॉपर्टी भी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है और पब्लिक के काम में उसको लगा सकती है। इस मैगजीन के अंडर भी यही मतलब है कि गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी को लेकर पब्लिक वेलफेयर में लगा सकती है। द वेलफेयर ऑफ पब्लिक इज अ सुप्रीम लॉ। जो आप पब्लिक के वेलफेयर की लॉ बनाते हो वो सुप्रीम लॉ होगा, वो गलत लॉ नहीं होगा। ये मैगजीन भी आप ध्यान में रखें। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।